हेलो एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधनम में। हम ग्रेड 10th के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमने बहुत सारी छोटे छोटे बातों को देख लिया था अभी तक। एंड आप सभी लोग होली की तैयारी मस्त कर रहे होंगे। मेरे ख्याल से शायद अभी तक तो बहुत सारे ड्राम भर के रख भी लिया होगा आप लोगों ने कि भाई सब होली चक देना है। ओके, लेकिन इस एंजॉय में अपनी पढ़ाई जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए और इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अगर हम देखें मिलाकर तो हमने देख लिया था कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखा था हमने। इसके साथ साथ हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जाना था। और ओवरऑल अगर हम मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज आता है। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। इवन मान लेते हैं कि हमारे पास कच्ची सब्जी है एंड उसको पकाना है। तो कच्ची सब्जी को पकाने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कुकिंग। जिस तरीके से कुकिंग करने से सब्जी के फॉर्म में, सब्जी के स्ट्रक्चर, सब्जी के रूप में चेंज आ जाता है, जिसको हम कच्ची सब्जी को पकाना कहते हैं। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन जब कभी भी होगी तो हमें केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं, एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से केमिकल चेंज आता है। तो सर इस प्रोसेस में क्या होता है? कुकिंग अगर हम देखें, कुकिंग प्रोसेस में तो हम लोग क्या करते हैं भाई, स्टोव जलाते हैं, कढ़ाई रखते हैं, सब्जी डालते हैं, छौंका मारते हैं, बढ़िया तरीके से एकदम लाजवाब सब्जी बना देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कुकिंग कहलाती है। तो केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? तो इसमें और कुछ नहीं होता, एटॉमिक रीअरेंजमेंट्स होते हैं। यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसमें चेंज आता है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज आता है एंड इस प्रोसेस में एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होता है। ये केमिकल रिएक्शन था और इसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे एंड उन एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश करा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करा था, जिनको हम इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस भी कह सकते हैं। यानी वो सारे के सारे चेंजेस जिनसे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जिनको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोला था। एंड वो कौन कौन से थे? तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दूसरा, चेंज इन स्टेट। तीसरा, चेंज इन कलर। चौथा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एंड पांचवा, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप एनसीईआरटी को चेक करेंगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है? आमतौर पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो है इसको चेंज इन स्टेट में ही कंसिडर कर लेती है, क्योंकि ऑल द वे प्रेसिपिटेट फॉर्म होना मतलब सॉलिड अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस का फॉर्म होना, सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्म होना, ये एक तरीके का स्टेट चेंज ही है। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिर्फ ये चार दे रखा है। बट आमतौर पे हर रिएक्शन में सॉलिड फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आप बहुत सारी किताबों को देखेंगे, बहुत सारे रेफरेशर्स देखेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसको एक अलग कैरेक्टरिस्टिक के रूप में ही दिखाया गया है। तो अगर आपको किसी ने बताया कि यहाँ तो मतलब टोटल चार ही तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं एंड किसी ने बताया कि ये और आप मुझसे देख रहे हो एंड आप कह रहे हो कि यहाँ टोटल पांच तरीके के फॉर्मे मतलब पांच तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर आप कंफ्यूज मत हो ना। इन रियलिटी होता क्या है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है इसको चेंज इन स्टेट में ही कवर करा देते हैं या फिर कवर कर लेते हैं। तो फिर ये कंफ्यूजन का मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 5 तरीके के टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हो सकता है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो
हो सकता है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हों किसी रिएक्शन में, हो सकता है कि पांचों के पांचों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो ये 3 बातें हमने देखा मोटे मोटे तौर पे। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या अंतर है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एंड केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे पूछेगा, पहला सवाल दाग दे अगर कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एंड कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो फिर आप बोलोगे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनसे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके साथ साथ हमने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि जिनके बीच रिएक्शन होती है उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, एंड रिएक्शन होने के बाद जो फाइनली फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। रिएक्टेंट्स का एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक आप लोगों ने रिएक्शन देखा था, एंड वो रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन एयर और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। एंड मैंने उसके लिए बताया भी था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में और कुछ नहीं होगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा जिसकी वजह से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिनमें रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन किनके बीच हो रहा है, तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। रिएक्शन होने के बाद अब इनका एटॉमिक अरेंजमेंट तो चेंज हो गया, चेंज होने के बाद कुछ तो बना होगा। हाँ सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। ये बातें हमने देखी थी। माइट भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, माइट भी। नहीं सर, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऑल द वे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो ही तो नया सब्सटेंस बनेगा। इसका मतलब कि मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है कंपेयर टू आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रॉपर्टी के। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज होती हैं। और अब हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने चैप्टर को। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो आपको 5 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं, आइदर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलना, या फिर टेम्परेचर बदल भी सकता है। तो चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे हम लोग रिएक्शंस को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। किस चीज के आधार पे, चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे। इसका मतलब ये कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर का पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है, जबकि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिनमें टेम्परेचर का नेगेटिव चेंज देखने को मिलता है। सर ये पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज क्या मतलब है, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसा कि क्विक लाइम एंड वाटर के साथ हमने देखा था। हमने क्या देखा कि जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है स्लेक लाइन, एंड इसके साथ साथ एनर्जी, हीट लिख रहा हूं मैं, बट आप इसको एनर्जी भी समझ सकते हो क्योंकि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिबिट होती है। तो इसके साथ साथ स्लेक लाइम के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी एमिट होते हुए या फिर एग्जिट होते हुए आपको दिखाई देती है। अब मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि जितना टेम्परेचर क्विक लाइम एंड वाटर का था, क्या उतना ही टेम्परेचर स्लेक लाइम बनने के बाद भी देखने को मिला? क्या
तो आप बोलोगे नहीं सर, जब उस वेसल को पहले टच करा था तो उसका टेम्परेचर काफी कम था, लेकिन स्लेक लाइम जैसे जैसे फॉर्म हो रहा था एंड हम वेसल को जब टच करके रख रहे थे, तो हमने पाया कि जो वेसल का टेम्परेचर है वो राइज करता गया। यानी ये एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिस रिएक्शन में टेम्परेचर राइज कर रहा है। एंड टेम्परेचर राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन आपको टेम्परेचर दे, सॉरी, एनर्जी दे रहा है। यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी मिल रही है। मैं सिर्फ अपनी बात को हीट तक ही नहीं रुकना चाहता, मैं सिर्फ एनर्जी शब्द यूज करूंगा, क्योंकि आइदर एनर्जी आपको हीट के फॉर्म में निकलती हुई दिखाई दे या अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई दे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, लाइट एनर्जी भी होती है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि उसमें से एग्जिट कर रही हो, निकल रही हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है। इसका मतलब ये कि टेम्परेचर में चेंज तो आया है सर, एंड टेम्परेचर में कैसा चेंज आया है? तो सर टेम्परेचर में पॉजिटिव चेंज आया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा है। ये जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में टेम्परेचर का पॉजिटिव चेंज आ रहा है, या फिर एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है और एनर्जी इवॉल्व होती है, एनर्जी बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे हम रिएक्शंस को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जो कि एनर्जी को रिलीज करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस जो खुद को होने के लिए एनर्जी को अब्सॉर्ब करें, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि क्विक लाइम है एंड वाटर है, इनके बीच रिएक्शन हुआ एंड रिएक्शन होने के बाद हमें स्लेक लाइन देखने को मिला और उसके साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलते हुए हमें फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो हम समझ गए कि भाई ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी एग्जिट कर रही है, उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है। वही एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक केमिकल सब्सटेंस ए डाला, ए रखा। वही दूसरे टेस्ट ट्यूब में अगर हम देखें तो हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस बी था। हमने इन दोनों को टच करके देखा तो इनका टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा था, बट जब हमने इन दोनों को एक तीसरे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं हम, इसमें ए भी है एंड बी भी है, हम क्या पाते हैं कि इनका टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन कर जाता है। मतलब जो पहले टेम्परेचर था ए और बी का, वो टेम्परेचर अब नहीं रहा। क्यों सर? वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए एंड बी की एनर्जी जो पहले थी वो अब नहीं रही, इनकी एनर्जी यूज हो गई, इनकी एनर्जी कम हो गई। अब सर ये ए और बी की एनर्जी कहां कम हो गई? वो एनर्जी कम हो गई ए और बी के बीच रिएक्शन को कैरी ऑन कराने में। यानी आप नेचर में अगर आप देखोगे टेम्परेचर में चेंज के आधार पे, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपको एनर्जी देती हैं, आपको मतलब सराउंडिंग को। ऑल द वे आप भी सराउंडिंग में ही हो, उस रिएक्शन के बाहर ही हो, तो फिर आपको एनर्जी मिल रही है। जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं उस रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि एनर्जी को कंज्यूम करती हैं और एब्जॉर्ब करती हैं रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंड एंडो का मतलब है यहां पे एंट्री। यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें, यहां प्लीज एक बात को ध्यान रखना है कि जो थर्म शब्द है यहां पे वो एनर्जी के लिए है, सिर्फ अपने आप को नैरोली
हीट के लिए मत समझ लेना। यानी बहुत बार बहुत सारे बंदे अपनी डेफिनेशन बना देते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एग्जिट करता है, हीट, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एंट्री करता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। नहीं 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 नहीं, हीट नहीं, एनर्जी। ये कोरोलरी है कि बस आप हीट के मतलब हीट यूज कर रहे हो, थर्म शब्द यूज कर रहे हो, बट ये एनर्जी के लिए। यानी ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एग्जिट करे एक्सोथर्मिक है। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको कैरी ऑन होने के लिए, जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एब्जॉर्ब करे, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहां पे जो बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं। एनर्जी के लिए दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक हो सकता है इंटरनल सोर्स एंड दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल सोर्स। तो हो सकता है कि ये जो ए सब्सटेंस था, ये जो बी सब्सटेंस था, इन्होंने अपनी ही एनर्जी को यूज करा ताकि ये रिएक्शन कैरी ऑन हो सके। अब क्योंकि इन्होंने अपनी ही एनर्जी को यूज करा, सर इनके पास एनर्जी है, हाँ इनके पास इंटरनल एनर्जी है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक्स, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल्स। तो इनके पास खुद की एनर्जी है, क्योंकि ऑल द वे जो केमिकल सब्सटेंस ए है या बी है, इनके पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मोशन में होंगे। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब कि इनके पास इंटरनल एनर्जी है। तो अगर वो अपनी इंटरनल एनर्जी को ही यूज कर रहे हैं रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि इन्होंने अपना इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करा है। एंड ऐसे केस में आपको क्या देखने को मिलता है, फॉल इन टेम्परेचर देखने को मिलता है, कि उनका टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। ऑफ कोर्स गिर ही जाएगा, क्योंकि पहले उनके पास कुछ और एनर्जी थी, लेकिन उन्होंने पार्ट ऑफ एनर्जी, अपनी अपने एनर्जी का कुछ पार्ट यूज कर लिया है इस रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, उनका टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाएगा। दूसरा सोर्स एनर्जी का है, वो है एक्सटर्नल सोर्स। आप बाहर से हीट दे रहे हो, आप बाहर से लाइट दे रहे हो, आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। तो अलग अलग फॉर्म में आप एनर्जी दे सकते हो, बाहर से आप दे सकते हो। मतलब वो केमिकल सब्सटेंस अपनी एनर्जी यूज नहीं करे, आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो। तो फिर ये एक्सटर्नल सोर्सेज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड जो होता है, यहां सलीके से लिख देते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, इसको ब्रेक डाउन होने के लिए सनलाइट चाहिए। जैसे ही सनलाइट मिलेगा, ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का टूट कर सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में बनना, इस रिएक्शन को कैरी ऑन होने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिली है, सन से एनर्जी मिली है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दो बातें अभी तक जो समझ में आ रही है मुझे, कि टेम्परेचर के चेंज के आधार पे दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी मिलती है हमें, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। जबकि बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आपको एनर्जी नहीं देंगे बल्कि उन्हें एनर्जी चाहिए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए आपके पास दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं। आइदर केमिकल सब्सटेंसेस अपनी खुद की एनर्जी यूज करें, तो हम कहते हैं इंटरनल सोर्सेज से ही उन्होंने रिएक्शन कैरी ऑन करा लिया, और ऐसे केस में आपको टेम्परेचर में फॉल डाउन देखने को मिलता है। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें,
तो आप हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो, लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप एनर्जी दे सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। तो इसीलिए अगर आप बहुत सारी किताबों को देखेंगे तो डेफिनेशन के तौर पे लिखते हैं रिएक्शंस दैट आर accompanied by rise in temperature। यानी एक ऐसे रिएक्शन या फिर ऐसे रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर का राइज हो, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बोला जाता है रिएक्शंस दैट आर accompanied by फॉल इन टेम्परेचर। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें टेम्परेचर का फॉल डाउन आपको देखने को मिले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑल द वे मैंने बताया कि अगर इंटरनल सोर्स से एनर्जी लेगा तो फिर आपको टेम्परेचर में फॉल डाउन देखने को मिलेगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर का फॉल देखने को मिलता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर का राइज देखने को मिलता है। यहां पर इन दोनों डेफिनेशंस को लिखते वक्त एक टर्म यूज करना चाहता हूं, वो है जनरली, आमतौर से। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं जहां पे टेम्परेचर में राइज नहीं हुआ बट स्टिल वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जहां पे टेम्परेचर में फॉल डाउन नहीं हुआ, उल्टा टेम्परेचर राइज और हो गया। अगर आप अपने बाहरी सेंसेशन से फील करो तो आपको लगेगा कि यहां टेम्परेचर में राइज हो रहा है, बट वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहां एक शब्द जो छुप रहा है वो है नेट। नेट मतलब होता है टोटल। हो सकता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, हो सकता है कि रिएक्शन में ये एक रिएक्शन हो रही है। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला हुआ है मैंने, मुझे नहीं पता है। आप मान लो कि कोई केमिकल सब्सटेंस ए है, केमिकल सब्सटेंस बी है। इन दो केमिकल सब्सटेंस को मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया एंड टेस्ट ट्यूब में डाला एंड साथ में इस रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए मुझे एनर्जी भी देनी पड़ी। तो मैंने एक बर्नर जलाया एंड बर्नर जलाने के बाद मैंने इसको एनर्जी दिया। हो सकता है कि मैंने इसको बर्नर से और एक्सटर्नल सोर्स से जो हीट एनर्जी दिया है वो है 50 जूल का, मान लेते हैं। जब ये रिएक्शन होने लग गया एंड होते वक्त इसने एनर्जी को रिलीज भी करा, तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इसने रिलीज भी करा। हमने देखा, कैलकुलेट करा तो हमें पता चला 30 जूल की एनर्जी इसने रिलीज करी है। एनर्जी रिलीज्ड कितना? तो 30 जूल। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितना? तो सर 50 जूल। तो हमें नेट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई टोटल क्या हुआ है। तो अगर आप टोटल देखो तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है 50, एनर्जी रिलीज है 30। इसका मतलब कि टोटलिटी में अगर आप पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 जूल की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो नेट वैल्यू यहां पे क्या हुआ? सर नेट वैल्यू का हुआ ये कि 20 जूल एब्जॉर्ब। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा टी मेकिंग, जो हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाना एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि ऑल द वे जब आप चाय बनाते हो तो चाय बनाते वक्त हो गया रहा है, पानी एंड जो चाय पत्ती के जो चाय पत्ती है वो एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन अगर आप स्टोव ना जलाओ तो भी नहीं होगा, ये रिएक्शन तब भी होगा, लेकिन शायद इस रिएक्शन को होने में 50 से 60 जूल 50 से 60 साल लग सकता है। थोड़ा झूठ बोल रहा हूँ, बट स्टिल बहुत लाइन टाइम, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम लग जाएगा इस रिएक्शन को कैरी ऑन होने में।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो, इसलिए हम लोग एक्सटर्नली इसको हीट प्रोवाइड करते हैं स्टोव जला के। तो जब आप उसको हीट दे रहे हो, तो हीट उसमें से निकल भी तो रहा है। जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स आप जब ऊपर से टच करोगे तो आपको हीट फील होगा, तो आप कहोगे सर इसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन आप एनर्जी दे भी रहे हो। तो जब आप टोटल काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उस रिएक्शन को कैरी ऑन होने के लिए हमने टोटलिटी में एनर्जी दिया है, यानी उस रिएक्शन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा है। तो किस तरह का रिएक्शन हुआ? तो सर वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। जो डेली कॉमन लाइफ में आपको दो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, उनमें से एक रिएक्शन है रेस्पिरेशन एंड एक है फोटोसिंथेसिस। एंड अभी हम इन दोनों रिएक्शंस को काफी ज्यादा ही डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सर ये कहानी कहां से शुरू हुई थी? ये कहानी शुरू हुई थी चेंज इन टेम्परेचर के आधार पे। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। तो जब आप चेंज इन टेम्परेचर देखते हो, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो अगर पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि अगर आपको जो रिएक्शन हो रही है उसमें से एनर्जी रिलीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आप कहोगे कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वही अगर आपको नेगेटिव चेंज मतलब आपको टेम्परेचर फॉल डाउन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर आप बोलोगे कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं सराउंडिंग में, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो खुद से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आमतौर पे एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में नेट एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर कहीं बाई चांस आप देख रहे हो कि भाई एनर्जी दे रहे हैं हम, लेकिन जब आप टोटल काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि उसमें से एनर्जी रिलीज ही हुई है, तो फिर आप समझ जाना कि वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है एंड जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उसकी वैल्यू कम है। और फिर हम कहेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? एनर्जी एब्जॉर्ब से। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी रिलीज जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए किससे? एनर्जी एब्जॉर्ब से। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केस में एनर्जी एब्जॉर्ब की वैल्यू ज्यादा आएगी, एनर्जी रिलीज की वैल्यू कम आएगी। जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड आपको कम देखने को मिलेगा, एनर्जी रिलीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप डेली लाइफ में देखोगे तो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ये कॉमन है। हम हर पल रेस्पिरेशन कर रहे हैं एंड फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स हमेशा ही कर रहे हैं। तो सवाल आया है कि ये रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक कैसे हुआ एंड फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक कैसे हुआ? और इसी के लिए हम सबसे पहले रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? सर रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हम जो फूड खाते हैं एंड हम जो ब्रीद करते हैं, ये दोनों चीजें हमारे सेल्स तक पहुंचती हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो सकता है कि कुछ बातें अभी ना बताऊं, बट आगे जाके जब हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें सारी बातें सीखेंगे। आमतौर पे बच्चों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब अलोम विलोम कर लिया रेस्पिरेशन हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रेस्पिरेशन एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके अंदर ब्रीदिंग भी आती है, साथ में इंटरनल सेलुलर रिएक्शंस भी आते हैं।
तो जब मैं आम तौर पे रेस्पिरेशन बोल रहा हूं तो आपको उस रिएक्शन को इमेजिन करना है जो आपके सेल के अंदर हो रहा है। तो सेल के अंदर सर रिएक्शन हो क्या कहां से रहा है? तो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो आपके खाए हुए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के बीच हो रहा है। तो जो आप फूड खाते हो उसमें क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है। आप ब्रीद कर रहे हो उससे क्या मिल रहा है? आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। यही ग्लूकोज एंड यही ऑक्सीजन जो है वो आपके सेल्स तक पहुंच रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ने क्या करा कि ग्लूकोज को स्मॉल इंटेस्टाइन से हर सेल तक पहुंचाया। फिर ब्लड ने लंग से ऑक्सीजन लिया एंड हर सेल तक उसको डिलीवर कर दिया। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फाइनली सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। एंड सेल के अंदर ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है वहां पे पहुंच जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैं साफ लिख रहा हूं यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है। अभी आधा अधूरा रिएक्शन है लेकिन फिर भी एक टोटल ब्रीफ के लिए ये रिएक्शन इतना बहुत बढ़िया है। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है एंड जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में एनर्जी। इसी रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये रिएक्शन कहां हो रहा है? सर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अच्छा, और इसी रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ओ, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बोला था पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आप लोगों को नाइन्थ की ये बातें भूली नहीं होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने रटा था एकदम से, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड शायद अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों रटा था। उसके पीछे रीजन यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होता है एंड इसी रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी एनर्जी को वो एटीपी के पैकेट्स में स्टोर कर लेता है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अब आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, या फिर कह लो इस रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी फॉर्म हुई है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? तो सर ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ऑफ कोर्स, एक्सोथर्मिक का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एग्जिट करे रिएक्शन से। तो एक रिएक्शन है उसमें से एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। तो अगर बाहर एनर्जी निकल रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी निकलते हुए हमें एक्सपीरियंस होता है, एनर्जी निकलता है। दूसरा फोटोसिंथेसिस। आप सभी को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ऑल द वे हम फोर्थ फिफ्थ से फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? लेट अस सपोज ये कोई प्लांट है एंड ये इसका ग्रीन लीफ है। तो नीचे से सॉइल से वाटर आता है, वहीं एयर से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ग्रीन लीफ की बात कर रहा हूं मैं। तो ग्रीन लीफ को सॉइल से वाटर मिला, साथ में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ये रॉ मटेरियल्स हैं। किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स लगते हैं। प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में वाटर। आई होप आपको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो पता ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर H2O। ये रिएक्शन हो जाएगी बस ये रॉ मटेरियल्स मिलते ही नहीं। इस रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए आपको एक एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि सोलर एनर्जी। इसीलिए कहते हैं हम कि ये रिएक्शन जो होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर सनलाइट मतलब मिलेगा तभी ये रिएक्शन होगी, ऑफ कोर्स। और अगर मैं बात करूं तो ग्रीन लीफ में एक होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को कंज्यूम करता है एंड उसी एनर्जी से, उसी सोलर एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बीच रिएक्शन होता है। ग्रीन लीव्स के पास है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है एंड वो जो सन की एनर्जी है उसी एनर्जी को यूज करके ये रिएक्शन को कैरी ऑन कराता है। इस रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए सन की एनर्जी रिक्वायर्ड है और तब बनता है ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हो कि इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट या फिर कह लो सोलर एनर्जी की जरूरत पड़ी। इन क्लोरोफिल, ये रिएक्शन क्लोरोफिल में हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि सनलाइट या फिर कह लो सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन को कैरी ऑन कराने के लिए। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि भाई हमारे डेली लाइफ में होने वाले और हर मोमेंट पे होने वाले दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनमें से एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंड दूसरा रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एक रिएक्शन को कैरी ऑन होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है एंड एक रिएक्शन होने पर एनर्जी देता है। तो आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इज फोटोसिंथेसिस एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? आपको बोलना है हाँ। आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ऑफकोर्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अभी हमने जान लिया है कि भाई टेम्परेचर में चेंज आने के आधार पे दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक्सोथर्मिक, ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होती है एंड एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एंडोथर्मिक, ऐसे में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंड एनर्जी एब्जॉर्ब जब भी होगी तो फिर टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाएगा। रिएक्शंस में जो चीज मैंने छुपा रखा था पहले वो था नेट शब्द। नेट मतलब आपको टोटलिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है या होता ही है आमतौर पे कि रिएक्शन को एनर्जी एब्जॉर्ब भी करना होता है एंड रिलीज भी करना होता है। तो फिर आपको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है। अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तब तो वो एंडोथर्मिक है, रिलीज हो रहा है तो फिर वो एक्सोथर्मिक है। और फिर अब हम जान सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ऑल द वे अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है। एक है केमिकल रिएक्शन एंड दूसरा है केमिकल इक्वेशन। हमने अभी तक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया। अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं तो हमने 3 केमिकल इक्वेशंस, नहीं, 4 केमिकल रिएक्शंस की बात करी थी। एंड वो 4 केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से थे एक बार याद दिलाऊं अगर मैं, तो पहला था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, दूसरा रिएक्शन था रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा रिएक्शन था रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर, एंड चौथा रिएक्शन था रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 4 रिएक्शंस के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। फाइनली 2 और रिएक्शंस आज हमने पढ़ा। एक पढ़ा हमने रेस्पिरेशन के बारे में एंड दूसरा रिएक्शन पढ़ा हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये 2 रिएक्शंस हमने देखे। एक देखा रेस्पिरेशन क्या होता है
एंड दूसरा देखा हमने फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अभी तक जितने भी रिएक्शंस लिखे मैंने, इन रिएक्शंस को लिखते वक्त आप बोर हो चुके होंगे। अरे सर क्या क्या लिख रहे हो आप, ये फालतू में क्यों लिख रहे हो, बोल के छोड़ दो। ये बोरियत क्यों? क्योंकि इंसान आलसी होता है। इवन अगर मैं आपसे बोलता तो आप भी एक बार लिखते वक्त ये सारे के सारे रिएक्शंस को थोड़ा सा सोचते हैं, यार इतना लंबा लिखना पड़ेगा, फालतू में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि हमें जरूरत थी इन रिएक्शंस को शॉर्टली लिखने की। तो ये जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, इन्हीं को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट तरीके से लिखने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है? सर कुछ नहीं, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है, वरना आप लिखते रह जाते वो स्टेटमेंट्स को लंबा लंबा। तो लंबे स्टेटमेंट्स को ना लिखने के लिए हमने केमिकल इक्वेशन बनाए, और कह सकते हो शॉर्ट हैंड तरीके बनाए, और इन्हीं शॉर्ट हैंड तरीकों को हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो दो तरीके की केमिकल इक्वेशन से हम आमतौर पे डील करते हैं। मैं दो रिएक्शंस हैं उनको दोनों में एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। एक वर्ड केमिकल इक्वेशन एंड दूसरा होता है सिंबलिक केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो दो रिएक्शंस को उठा लेते हैं, कोई भी दो रिएक्शंस को उठा लेते हैं, पहला एंड दूसरा, इन्हीं दोनों रिएक्शंस को उठा लेते हैं। तो पहला रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो इसके बदले वर्ड्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपने केमिकल रिएक्शन को लिखा वर्ड्स के फॉर्म में। आपने मैग्नीशियम के लिए कोई सिंबल यूज नहीं करा, मैग्नीशियम वर्ड को यूज करा। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन वर्ड को यूज करा, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए उसको वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो आपने रिएक्शन को लिखा है इन फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इसको हम कहेंगे वर्ड केमिकल इक्वेशन। सर इक्वेशन क्यों? क्योंकि ऑल द वे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ एरो दिया हुआ है, ये इक्वेट करने का काम कर रहा है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों जुड़े, मतलब रिएक्ट हुए, तो इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। इसीलिए केमिकल इक्वेशन है, सॉरी वर्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन जो था, जो कि था रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अगर मैं टोटल रिएक्शन लिखूं तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये पूरी बात बोलना चाहिए इस रिएक्शन को बताते हुए। लेकिन वही वर्ड्स के फॉर्म में इसको हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये वर्ड के फॉर्म में ये दूसरा रिएक्शन मैंने लिख के दिखाया, एंड वो रिएक्शन था क्या? लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड एंड फॉर्म्स लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये स्टेटमेंट बार बार बोलना काफी लेंथी प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने वर्ड्स का इस्तेमाल करा, एंड वर्ड के फॉर्म में हमने क्या बोला? लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स लेड आयोडाइड
प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को थोड़ा तो छोटा कर दिया, लेकिन सर फिर भी ये इतना छोटा नहीं हुआ जितना आप समझाना चाह रहे हो। और क्योंकि ये अभी भी लेंदी प्रोसेस ही है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम ही है अभी भी, और क्योंकि इंसान काफी आलसी होता है तो उस चीज को बचाने के लिए हमने सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा। तो मैग्नीशियम वर्ड ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स MgO। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आप देख रहे हो कि मैंने मैग्नीशियम वर्ड यूज नहीं करा है, बल्कि मैग्नीशियम का सिंबल यूज करा है। ऑक्सीजन वर्ड यूज नहीं करा है, ऑक्सीजन का सिंबल यूज करा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई वर्ड यूज नहीं करा है, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल यूज करा है, फॉर्मूला यूज करा है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस जिनमें हम सिंबल्स एंड फॉर्मूला इनको यूज करके, या फिर सिंबल्स एंड फॉर्मूला को यूज करते हैं, ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम कहते हैं सिंबलिक केमिकल इक्वेशन। एंड आपको यह बात ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट हम सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जब मैं कभी बोलूं कि इस रिएक्शन का इक्वेशन बनाओ, तो फिर आपको समझना है कि मैं आपसे बोल रहा हूं सिंबलिक केमिकल इक्वेशन बनाओ, नॉट वर्ड केमिकल इक्वेशन बनाओ। क्योंकि वर्ड केमिकल इक्वेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने रिएक्शन देखा, उनको वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी शॉर्ट तरीका है, बट इतना शॉर्ट भी नहीं है। बट आप देख सकते हो कि सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस कितने शॉर्ट होते हैं। हाँ, लेकिन चैलेंज है यहाँ पे। चैलेंज है कि हमें सिंबल्स एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का सिंबल नहीं पता होता तो हम नहीं कर पाते, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता होता तो फिर हम इस तरीके से लिख नहीं पाते। इसका मतलब ये कि हमें एक ही चैलेंज से डील करना पड़ेगा, वो है सिंबल्स एंड फॉर्मूले थोड़े से याद करने के लिए। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे सिंबल्स इवन आपको याद भी हो जाएंगे। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, बस आप रिएक्शंस को ध्यान से देखते चलो एंड उनके नोट्स बनाते चलो, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जाके धीरे धीरे आपको सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी और सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। बस थोड़ा प्रेजेंट, मतलब पेशेंस में प्रेजेंस रखो, बस पेशेंस भी रखो, साथ में अपनी प्रेजेंस भी बनाए रखना है। ओके। और वही अगर हम लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाले को लिखने की कोशिश करें, तो इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं। लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला है PbNO3 ट्वाइस प्लस प्लस पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा नौटंकी हमने सिर्फ कुछ फॉर्मूलों की मदद से इतने आसानी से लिख लिया और शॉर्टली लिख लिया। जो टाइम कंजम्पशन हो रहा था उसको हमने सेव कर लिया। तो ये फायदा होता है हमें सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस का। एंड अगर हम सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस को लिखना चाहते हैं और सिंबल्स के फॉर्म में केमिकल इक्वेशंस को लिखना चाहते हैं, तो हमें सिंबल्स एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कुल मिलाकर दो बातें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, एंड ये रिएक्शंस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा था ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर में बदलाव आता है, जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर में बदलाव पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर राइज करता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। जिन रिएक्शंस में टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि नेट टोटलिटी में क्या हुआ है, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या फिर रिलीज हुई है। और उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशंस और कुछ नहीं होते, रिएक्शंस को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका होता है।
केमिकल इक्वेशंस दो तरीके के हो सकते हैं, वर्ड केमिकल इक्वेशंस एंड सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर वो वर्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, एंड अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स एंड फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर वो सिंबलिक केमिकल इक्वेशन हो गया। बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान रखना है कि सिंबलिक केमिकल इक्वेशन को ही हम लोग केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो फिर आपको कभी भी केमिकल इक्वेशन बोला जा रहा है तो फिर आपका पूरा फोकस सिंबलिक केमिकल इक्वेशन पे होना चाहिए, वर्ड केमिकल इक्वेशन पे नहीं होना चाहिए। ये कुल मिलाकर अभी तक आज की क्लास में हमने बात करा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे सिंबल्स एंड फॉर्मूलों को बनाना सीखेंगे, सिंबल्स को याद करना करेंगे एंड उन्हीं की मदद से आगे जाके सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो रिएक्शंस को, इसके साथ साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है, वो है ये, इन रिएक्शंस को लिखते वक्त किन्हीं चीजों के फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, किन्हीं चीजों के फॉर्मूले नहीं भी लिखे हैं, तो फिर आप उनका टेंशन मत लो, धीरे धीरे यही रिएक्शंस बार बार यूज होंगे एंड फिर आगे जाके उन्हीं के सिंबल्स एंड फॉर्मूले बार बार यूज भी होंगे एंड तभी हम उनको सिंबलिक केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में इवन रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, बस आप क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, बुक पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एंड वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मतलब फ्रीली आप कमेंट करो एंड अगर हम उस चीज को रिजॉल्व भी करेंगे अगर कुछ भी हो तो। ओके, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।